नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। विशेष इस वजह से क्योंकि आज एक विशेष व्यक्ति आज हमारे साथ हैं चर्चा के लिए। आरपीआई के अध्यक्ष, अब एनडीए में शामिल और देश के जाने माने दलित नेता रामदास अठावले जी, स्वागत आपका सर। हाँ देव जी, हाँ थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। तो क्या योजना है आपकी? जीवन आपने जो है बहुत लंबा समय कांग्रेस के साथ गुजारा, अब आप एनडीए का हिस्सा हैं। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, क्या हुआ? परिवर्तन इसलिए हुआ कि एक तो मानव और जो राजनीति होती है, समाज की नीति होती है, उसमें परिवर्तन होना बहुत बड़ा जरूरी होता है। और परिवर्तन से ही मतलब न्याय मिलता है, परिवर्तन में ही सच्चाई होती है। तो जिस तरह हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे और तब उसका कारण ये था कि भाई कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और बीजेपी कम्युनल पार्टी है, तो इसी तरह का मतलब हमारा ख्याल था। और इसीलिए मतलब कई दिन तक हम बीजेपी का विरोध करते रहे, शिवसेना का महाराष्ट्र में विरोध करते रहे। लेकिन जब हमारे ध्यान में आ गया कि सही में कम्युनल कांग्रेस पार्टी है, सिद्धांतों में तो मतलब वो कम्युनल नहीं दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली गांव गांव में जहां कांग्रेस पार्टी होती है वहां कम्युनल विचारधारा को ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करती है। दलित पर जो अत्याचार होते हैं उसमें कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मतलब जो परिवर्तन हो गया है, देश में महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, दलित अत्याचार बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है। तो जो बढ़ाना चाहिए वो बढ़ाने का काम कांग्रेस नहीं करती है, लेकिन जो नहीं बढ़ाना चाहिए उसको बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी अपने देश का सत्यानाश करना चाहती है। और जब मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी खुद को सेकुलर समझने की कोशिश करती है, खुद को दलितों की बहुत नज़दीक वाली पार्टी दिखाने का काम करती है, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क में वो दलितों के लिए काम नहीं करती है। और इसीलिए हमको मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिससे आपको लगा कि ये बिल्कुल उल्टा जा रहा है, ये सेकुलरिज्म की सिर्फ बात करते हैं, सेकुलरिज्म है नहीं। प्रैक्टिकल ये है कि अभी बीजेपी तो मतलब अभी 20 साल में बीजेपी राजनीति में ताकतवर आ गई। इसके पहले तो बीजेपी के दो एमपी रहते थे, 1982 में बीजेपी के 2 एमपी रहते थे। उसके पहले कांग्रेस पार्टी का गांव का पंचायत का प्रमुख कांग्रेस का रहता था, तालुका पंचायत का प्रमुख कांग्रेस का रहता था, जिला पंचायत प्रमुख कांग्रेस का रहता था। तो जिस तरह महात्मा गांधी जी ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कही और कांग्रेस वालों का ऐलान किया था कि आप जातिवाद के खिलाफ लड़ो, क्या किया कांग्रेस वालों ने? कितनी दम तक वो जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे। और अगर वो जातिवाद के खिलाफ लड़ते थे तो दलितों पर आज भी हर रोज सैकड़ों घटनाएं हो रही है, गांव गांव में दलितों पर अत्याचार हो रही जाति के नाम पर। तो इसका कारण यही है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने समाज का परिवर्तन नहीं किया, वो खाली सत्ता का परिवर्तन करने का काम करते रहे, सत्ता प्राप्त करने का काम करते रहे और सत्ता के माध्यम से मतलब वो खुद का फायदा करने की कोशिश वो करते रहे। और एनडीए में आपको लगता है कि ये चीजें बच जाएंगी? जिस तरह राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का गरीबों की पार्टी है, वोट लेने के लिए गरीबों की पार्टी, और जब सत्ता आ जाती है तब अमीरों की पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं, वो अमीरों की पार्टी है। और गरीबी हटाने के लिए हमें आज सत्ता का परिवर्तन करना ही चाहिए। सत्ता परिवर्तन अगर इस वक्त नहीं होगा तो देश का भारी नुकसान होगा। और इसीलिए आप लोग जानते हैं कि भाई 2G स्क्रिप्टन का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयले का घोटाला, इतने घोटाले ये लोग करते रहे, तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने सामाजिक एवं आर्थिक समानता की बात बताई, और जो लोग सत्ता पर आएंगे उन लोगों ने समानता के लिए काम करना चाहिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार ढिंडोरा पीट रही है कि उन्होंने आरटीआई का कानून दिया, उन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया, उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा का कानून दिया। ये सारे के सारे गरीबों की सहायता के लिए थे, गरीबों की मदद के लिए थे। और एक दावा और करते हैं कि 14 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं उनके इन 10 सालों में। गरीबी रेखा के ऊपर 14 करोड़ लोग आए होंगे, लेकिन बीच का जो सर्वे उसमें 70% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है, 70% लोग। महंगाई कितनी बढ़ गई है, रुपया का मूल्य कितना नीचे आ गया है,
डॉलर और रुपीज़ के मुकाबले में मतलब हम एकदम नीचे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जो भी मतलब एजेंडा उनके सामने है वो खाली अनाज क्या कानून का, हाँ खाद्य सुरक्षा कानून, हाँ खाद्य सुरक्षा कानून जो है, तो खाद्य सुरक्षा कानून अभी देश के आज़ादी को 67 साल पूरे हो रहे हैं और अभी आपने खाद्य सुरक्षा कानून लाया। कब तक गरीबों को मतलब इसी तरह आप उनको अपमानित करने का काम करते रहोगे? मतलब उनको भी ताकत दीजिए, उनको मतलब कम पैसों में देने के बजाय वो लोगों की इकोनॉमी ऐसी बनाओ कि भाई वो ज़्यादा पैसों से भी वो खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मतलब खाद्य कानून की तो बात करते हैं, आरटीआई की बात करते, ठीक बात है, वो कानून तो उन्होंने लाया है। करीब रहे हैं आप, और शरद पवार जी अभी भी यूपीए का ही हिस्सा है। बीच में उन्होंने संकेत दिए थे कि वो मोदी से उनकी बातचीत हुई है और वो यूपीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर उनका गठबंधन हो गया और फिर उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। नहीं, शरद पवार जी तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। अभी चुनाव तक तो उनको कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहना होगा। अच्छा, उसके बाद संभावना है कि अगर हमें कोई कम ज़्यादा सीटें होती है तो मैं खुद शरद पवार जी से बात करूंगा। मैं शरद पवार जी से बताऊंगा कि अभी मैं इधर आया हूँ, आप उधर क्यों रहते हैं, और इसलिए हम उनको लाने की कोशिश हम करेंगे अगर ऐसा कम ज़्यादा कुछ होता है। कॉन्फिडेंट है कि वो इतना पुराना साथ छोड़कर आपके साथ आ सकते हैं? मतलब अगर कल सरकारें हमारे आने वाली है तो वहाँ रहकर क्या करेगी, यूपी में रहकर क्या करेगी? तो अगर कोई सीटें हमको कम ज़्यादा होती है तो अभी उनकी कितनी सीटें महाराष्ट्र में आती है, लेकिन अगर दोनों कांग्रेस की 13, 14 या 15 ही सीटें आ सकती है महाराष्ट्र में। तो इसीलिए मतलब अगर ऐसा होता है तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह सोनिया गांधी जी को शरद पवार जी ने छोड़ा था और 2 महीने के अंदर ही फिर कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आई थी महाराष्ट्र में सत्ता के लिए। बिल्कुल। तो अभी आप एनडीए का हिस्सा है, क्या सीटों के लेकर क्या बातचीत चल रही है आपकी? कितनी आरपीआई को मिलेंगी और किस तरह से आप क्या खुद चुनाव लड़ेंगे, क्या भविष्य है? अभी ऐसा है, अभी मैं तो राज्यसभा में आया हूँ। जो महाराष्ट्र से जो 2 सीटें शिवसेना बीजेपी की तरफ से मतलब चुनकर आने वाली थी जी, उसमें से बीजेपी के कोटे से मुझे मतलब टिकट दे दिया और मैं वहाँ से मतलब राज्यसभा पर चुनकर आया हूँ। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी को 2 या 3 सीटें लोकसभा की मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो फिलहाल शिवसेना की तरफ से हमको 1 ही सीट मिली है और 1 सीट मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी डिमांड है, हमारी मांग है, क्योंकि अगर 2 सीटें हमारी चुनकर आ जाती है तो हमारी पार्टी को तो सिंबल मिलेगा। तो इसीलिए हमारा आग्रह ये दोनों पार्टियों के पास है कि हमको और 1 सीट दीजिए। 1 सीट देने के संबंध में निर्णय ले लिया है शिवसेना ने, सातारा की जो सीट है वो। तो दूसरी सीट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी मालूम नहीं, अभी बीजेपी ने तो उनके कोटे से राज्यसभा दी है, एक शिवसेना ने दिया है, लेकिन अभी वो बात शायद आगे आ सकती है कि भाई विधानसभा में हम ज़्यादा सीटें देंगे, केंद्र में आरपीआई को सत्ता की भागीदारी मिलेगी, राज्य में सत्ता की भागीदारी अच्छी मिलेगी। दो सवाल और हैं मेरे अठावले जी। क्या आप महाराष्ट्र के बाहर भी आपकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनकर कॉन्टेस्ट कर सकती है, पहला? और दूसरा, मायावती भी अपने आप को दलितों का मसीहा बताती हैं, कहती हैं दलितों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मतलब ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में अगर अपन सोचते हैं तो आरपीआई की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1957 को। और आप लोग जानते हैं कि शायद 67 के बाद 67 या तब चरण सिंह की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश की सरकार में तब हमारे कुछ 15 एमएलए चुनकर आई थी आरपीआई की टिकट पर, और कम से कम 3 मिनिस्टर चरण सिंह जी के सरकार ने आरपीआई के थे। हरियाणा में भी जो सरकार बनी थी तब भी मतलब आरपीआई के 1-2 मंत्री वहाँ थे। उसके साथ साथ मतलब पंजाब में भी आरपीआई के मिनिस्टर थे। तो इसी तरह मतलब आरपीआई मतलब बहुत सारे राज्यों में तब स्ट्रांग थी जब बीपी मौर्य, रामधन जी आरपीआई में थे। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरी जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये पार्टी की शाखा है भारत के सभी कोने कोने में है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में है। तो अभी हमारा गठबंधन की शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन अभी हम एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि दलित वोट जो है, अम्बेडकराइट वोट जो है, वो वोट अगर बीजेपी को लेना है तो बीजेपी ने बाकी के राज्यों में हमको सीट देनी चाहिए। इसी तरह का प्रयास हमारा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इतना नामुमकिन है। लेकिन अब हमें कोशिश करेंगे हमारी पार्टी को चलाने के लिए, तो हमको एक 70-80 तो सीटें
देश भर में लड़ने की आवश्यकता है अपने बलबूते पर। मायावती जो है लेकिन बाकी जगह पर हम एनडीए का, बीजेपी का समर्थन करेंगे। लेकिन जहाँ तक वही सवाल पूछ रहा हूँ कि मायावती भी कहती हैं कि हम दलितों का वोट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि एकमात्र उद्धारक मैं ही हूँ। नहीं, मायावती का कहना है कि भाई मायावती खुद को समझती है कि मैं दलितों का उद्धार करने वाली मैं लेडी हूँ। उनको मौका मिला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री 4 बार होने का। 3 बार बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बन गई और अब 1 बार अपने बलबूते पर वो मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी। तो दलितों का मसीहा कौन है ये तो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती ने दलितों का मसीहा इसी तरह के विषय को उन्होंने मतलब न्याय दे देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तो मायावती स्ट्रांग ही है, लेकिन बाकी के राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश में मायावती मसीहा है तो महाराष्ट्र में मैं मसीहा हूँ, बाकी के राज्यों में भी हम मसीहा है। अगर बिहार में देखा जाए तो रामविलास पासवान जो दलितों की मसीहा है। उदित राज जी भी उत्तर प्रदेश में ही जगह वो भी मतलब दलितों की मसीहा हो सकती है। तो अकेली मायावती देश भर के दलितों की मसीहा तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम 3-4 जन मिलकर जरूर पूरे देश भर के दलितों की मसीहा है। अगर कहीं मायावती जी की बेहतर सीटें आ जाएं, मान लेते हैं, फर्ज करते हैं, और वो आपसे कहें कि दलित के उद्धार के नाम पर जो आप हमारे साथ आ जाएं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मायावती जो है, मायावती के साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का 3 बार काम बीजेपी ने किया था। अगर बीजेपी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ सीटें कम ज़्यादा होती है तो मायावती के साथ बातचीत हो सकती है। अगर मायावती आना चाहती है तो मायावती भी आ जाएगी, तो सब भारत के जो प्रमुख दलित नेता है ये पूरे बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आएगी। तो अगर इसी तरह का कोई प्रस्ताव होता है और मायावती भी आती है तो उसका विरोध हम नहीं करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि संभावना इस बात की है कि चुनाव के बाद मायावती आ सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं शिवसेना और बीजेपी, उनके बीच में हमने टसल देखी है। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने कुछ बातें कहीं और अब एमएनएस कह रही है कि ठीक है हम बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे लेकिन हम शिवसेना के कैंडिडेट्स के खिलाफ लड़ेंगे, और खासकर मुंबई के आसपास के इलाकों में। हाँ, तो बात सही है कि जहाँ तक एमएनएस का सवाल है तो एमएनएस ने 2009 के चुनाव में काफ़ी सीटें शिवसेना बीजेपी की हराई थी, लेकिन तब मैं और मेरी पार्टी शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं थी। तो मैं शिवसेना बीजेपी वालों को बता रहा हूँ कि अपने को एमएनएस की कोई आवश्यकता नहीं है। दलित वोट के कारण आप लोग हार गए थे, हमने आपको हराने का हमने किया था। तो मैं अगर आपके साथ अभी आया हूँ तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके कैंडिडेट 2-3 हज़ार 5-7 हज़ार से हारने वाले कैंडिडेट को दलित वोट देकर मैं आपको जिताने वाला हूँ। आप क्यों चिंता करते हैं? आप क्यों एमएनएस की बार बार बात करते हैं? तो बीजेपी वालों को ऐसा लगता है कि भाई 2009 के चुनाव में काफ़ी सीटें एमएनएस के कारण हार गई थी, इसीलिए एमएनएस ने अपने साथ आना चाहिए। तो ये कोशिश हम लोगों ने की थी। अगर एमएनएस आना चाहता है, राज ठाकरे जी अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो उद्धव ठाकरे जी ने ताली देने की बात बताई थी। बीजेपी के नेता तो बहुत बार उनको मिलकर कोशिश कर रहे थे कि आपने आना चाहिए, आपने आना चाहिए, लेकिन मैं विरोध कर रहा था। मेरा कहना यह था कि उनकी आवश्यकता नहीं है, हम तीनों काफ़ी है सत्ता प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैंने भी बाद में सोचा कि अगर ये दो मतलब सोच रहे कि भाई एमएनएस को साथ में लेना है, तो मैंने ऐलान किया था कि मेरा विरोध नहीं है। अगर एमएनएस हमारे महायुति में आती है तो, एनडीए में आती है तो हमारा विरोध नहीं है। लेकिन राज ठाकरे जी ने स्पष्ट अनाउंस किया था कि मैं किसी के साथ आने वाला तो नहीं हूँ, मैं अकेला चलने में मेरा फ़ायदा है, और इसीलिए एमएनएस नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई बार बार बीजेपी के नेताओं ने एमएनएस का महत्व बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर उनकी आवश्यकता भी नहीं है तो इसीलिए अगर एमएनएस को लाने की कोशिश अगर महायुति में होती है, एनडीए में होती है, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इशारा देना चाहता हूँ कि अगर आप एमएनएस को अगर महायुति में, एनडीए में लेने की कोशिश करोगे तो मैं महायुति छोड़कर, एनडीए छोड़कर मैं चला जाऊँगा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। चलिए वापस अब दलितों की बात पे आते हैं। अठावले जी, महाराष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति है? आज़ादी के बाद जो है आपको क्या लग रहा है, दलित राजनीति कहाँ तक पहुँची है, और दलितों की स्थिति में क्या सच में कोई सुधार हुआ है, या बिल्कुल ही
मतलब पहले की स्थितियाँ अभी भी कायम है? नहीं, दलितों के इकोनॉमिकल स्थिति में बदलाव आ रहा है। दलितों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी शिक्षा में हमारे लोगों ने प्रगति की है। अगर आप सर्वे निकालते हैं तो महाराष्ट्र में ब्राह्मण के साथ साथ बुद्धिस्ट लोग, अम्बेडकराइट लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, तो शिक्षा में तो अच्छी प्रगति हो रही है। इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट हो रही है, शहरों में लोगों में प्रगति हो रही है। लेकिन दूसरे बाजू में स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसमें दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। गांव की जो स्थिति है ये भी मतलब उतनी प्रगति तो हो रही है, लेकिन प्रगति का परसेंटेज बहुत स्लो है। और गांव के दलितों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गांव के दलितों के पास ज़मीन नहीं है। तो हमने बहुत बार मांग किया था कि भाई गांव के दलितों को, खेत मजदूरों को 5 एकड़ ज़मीन का कब्जा दिया जाए, 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। उनका जो महामंडल है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट महामंडल, उनका मैक्सिमम उनका फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको पक्का मकान देने के संबंध में एक सीमा बनानी चाहिए। तो जो सवाल आपने किया है कि भाई क्या दलितों की प्रगति कितनी हो रही है, तो दलितों की प्रगति हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है। और आप गरीबी रेखा के नीचे का परसेंटेज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें दलितों का परसेंटेज, आदिवासियों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। क्या और राज्यों के मुकाबले में, जहाँ यूपी में और जो बड़े राज्य हैं उनके मुकाबले में दलितों की स्थिति और महाराष्ट्र में दलितों की स्थिति बेहतर कहाँ लगती है? सबसे बेहतर कहाँ लगती है? बेहतर तो महाराष्ट्र में है, मतलब बेहतर, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सेक्युलर आंदोलन हमेशा चलता रहा। दलित पर अत्याचार तो होते ही, लेकिन दलितों को सपोर्ट करने वाले सवर्ण लोगों की, उच्च वर्णीय लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में सोशलिस्ट मूवमेंट भी बहुत तगड़ी रही। वहाँ राम मनोहर लोहिया जी हो या एस.एम. जोशी जी हो या मधु दंडवते हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, एस.एम. जोशी हो, तो ऐसे सोशलिस्ट लीडर भी महाराष्ट्र से मतलब पैदा हुए। उसके साथ साथ मतलब अपने जॉर्ज फर्नांडिस जी वहीं से मुंबई से ही मतलब आते हैं। ये भी बर्धन जी नागपुर से आते हैं। तो ऐसे कई नेता लोग जो है, और महात्मा गांधी का आंदोलन भी मतलब मुंबई प्रांत में, जब पूरा का गुजरात था, महात्मा गांधी जी का और मुंबई का भी संबंध बहुत अच्छा रहा हमेशा। लोकमान्य तिलक हमारे महाराष्ट्र के थे, सावरकर महाराष्ट्र के थे। तो ऐसे कई नेता लोग मतलब हमारे आज़ादी के मूवमेंट में भी महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा, हमारे राजगुरु जी है, ऐसे कई लोग जो है मतलब उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया है। तो मतलब महाराष्ट्र के संबंध में अगर बोलना है तो महाराष्ट्र एक अच्छी, दूसरे प्रांतों के मुकाबले में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन का आंदोलन हुआ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आने वाला दशक दलितों का होगा, शोषित वर्गों का होगा, महिलाओं का। ये स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट ही है या आपको इसमें लगता है कि कुछ यथार्थ है, ये सच में होने वाला है देश में? नहीं, सच होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ग्रासरूट से आए हुए नेता है। नरेंद्र मोदी जी को ऊपर से टपके हुए नेता नहीं है, राहुल गांधी जैसे ही। और इसीलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी बहुत ही विचारपूर्वक, बहुत ही ताकत से लोगों के सामने अपने बयान कर रहे हैं। उनके ऊपर जो आरोप है उस आरोपों का भी खंडन बहुत ताकत से कर रहे हैं। कांग्रेस कितना भी आरोप करे, लेकिन कांग्रेस के आरोपों में तथ्य नहीं है। इसी तरह की चर्चा गांव-गांव में हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई वो जो बता रहे हैं कि भाई अगला दशक जो है, इस दशक में अगर एनडीए को सत्ता मिलेगी तो दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, जो महिला रिजर्वेशन का बिल यहाँ अटका हुआ है, दलितों के रिजर्वेशन के संबंध में भी रिजर्वेशन एक्ट बनाने की आवश्यकता है। बहुत सभी कैटेगरी में जजेस है और भी जगह जगह पर दलितों का रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता है। दलितों पर होने वाले अत्याचार को भी मतलब रोकने का काम भी मतलब करना है। तो ये सब काम एनडीए करेगी। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि भाई अगला दशक दलितों का, महिलाओं का और पिछड़े वर्गों का होगा। एक आपने जहां नए रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, वहीं अभी वर्तमान की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर कांग्रेस के एक बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि पहले की रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करके अब इकोनॉमिक, आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ये जो अभी के रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने की बात कोई कांग्रेस का नेता करता है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस को ख़त्म करेंगे।
मतलब ये रिजर्वेशन पॉलिसी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा संघर्ष करके ये रिजर्वेशन हमको मिला है। सदियों से हम अन्याय सहन करने का काम करते रहे। हिंदू समाज में जब आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महार चौधार तालाब का सत्याग्रह किया था 1920 में, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था कि हम भी हिंदू हैं, हमें मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें गांव के सार्वजनिक कुएं में पानी भरने का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने आंदोलन किया। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इस रिजर्वेशन को कोई ख़त्म नहीं कर सकते। जो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करेगा वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये रिजर्वेशन ऐसा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए, इसी तरह की बात अगर कोई करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जातिवाद खत्म करो, जाति व्यवस्था खत्म करो। आप अगर जाति व्यवस्था खत्म करोगे तो हम पूरा रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार है, हम कंपटीशन के लिए तैयार है। तो ये जो कांग्रेस के नेता ने बात की, लेकिन सोनिया गांधी के ध्यान में बहुत जल्दी आ गया, उन्होंने उसका खंडन कर दिया। तो हमारा कहना ये है, रिपब्लिकन पार्टी ने, मैं जब लोकसभा में था तब देव जी मैंने भूमिका रखी थी कि दलित आदिवासी, दलित का 15% आरक्षण, आदिवासी का 7.5% आरक्षण और 27% ओबीसी का आरक्षण, ये आरक्षण छोड़कर बाकी के जो लोग ब्राह्मण लोग हैं, मराठा लोग हैं, जाट लोग हैं, राजपूत लोग हैं जिनको आरक्षण मिलता नहीं, ऐसे जातियों को 25% आरक्षण दीजिए और 75% आरक्षण करो और 25% के लिए 25% स्पर्धा के लिए रखो। तो हमारा दूसरे जातियों को विरोध नहीं। हम जानते हैं कि हर जाति में आर्थिक बैकवर्डनेस की स्थिति आज भी है और उनको उच्च शिक्षा मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है, इसीलिए उनको आरक्षण मिलने में हमारा विरोध नहीं है। जिस तरह भी महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए आंदोलन चल रहा है, मांग हो रही है। तो मैंने मराठा आरक्षण का पूरा समर्थन किया है कि हमारे आरक्षण को धक्का ना लगाते हुए अगर आप हमारे आरक्षण को बंद करो, इसी तरह की बात करोगे तो हम भी डट कर खड़े हो जाएंगे इसका विरोध करने के लिए, तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमारे आरक्षण का विरोध ना करते हुए आपको क्या चाहिए वो आप बताइए, हम आपको देने के लिए तैयार है। हम आपके कंधे को कंधे मिलाकर आपके साथ संघर्ष करने के लिए हम तैयार है। तो हमारा कहना यह है कि हर जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमारे आरक्षण का विरोध मत करो। अच्छा, ये बताइए कि पूरे देश में इतने आज़ादी के सालों के बाद जब इतना बड़ा आंदोलन अम्बेडकर जी ने किया और भी बड़े सारे लोगों ने उनका खूब समर्थन किया कि वो सही कह रहे हैं, छुआछूत खत्म होनी चाहिए, तमाम सार्वजनिक स्थानों पर काम करने का मौका मिलना चाहिए, तमाम बातें हुई, लेकिन जातिवाद क्यों नहीं खत्म हुआ आपके नज़रिए से? जातिवाद इसलिए खत्म नहीं हुआ कि जातिवाद खत्म किया नहीं। जातिवाद खत्म करने के लिए उसी तरह का मोमेंटम खड़ा करने की आवश्यकता थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि जातिवाद खाली बातें करने से नहीं जाएगा, उसके लिए रोटी और बेटी व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। और उसी तरह अगर आप देखते हैं कि जिस तरह जातिवाद भी बहुत ज़्यादा है गांव-गांव में, लेकिन शहरों में जातिवाद का परिवर्तन हो रहा है। शहरों में उतना कास्टिज्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन गांव-गांव में है। लेकिन इस जातिवाद को खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अगर आपके पास डॉक्टर है तो अगर आपको डॉक्टर लड़की चाहिए दलित समाज की, तो डॉक्टर लड़की आप ढूंढ सकते हैं उसके क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उनके कलर के मुताबिक, शिक्षा के मुताबिक। उसी तरह का तो इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने का कोई स्कीम लगाना चाहिए। मैंने तो बीच में मांग किया था कि भाई हर राज्य सरकार ने एक ज़िले में, जिस ज़िले में ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो गए प्रपोज्ड, ऐसे ज़िले को या इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा हो गए, उस ज़िले को आप एक साल में 25 करोड़ का क्या बोलते हैं उसको, 25 करोड़ का जो मानधन है या 25 करोड़ उनको उस जिले को देकर पैकेज के तरफ दिया जाना चाहिए। तो और उसमें ये भी करना चाहिए कि भाई दोनों में से एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा उसको 5 लाख का मुआवजा या उसको 5 लाख का मानधन मिलना चाहिए। तो इसी तरह की स्कीम अगर हर राज्य में अनाउंस हो जाती है तो नौजवान लड़के लड़कियां बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो दर्शकों के सामने पहुंची हैं। कुछ अपनी योजनाएं भी आपने बताई और ये जो आपने आखिर में बात कही, ये आपने चर्चा का विषय छेड़ दिया है और इस पर मुझे लगता है बड़ी डिबेट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ठावले जी यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुदर्शन टीवी का। और मैं चाहता हूँ सुदर्शन टीवी
ये देश का सही दर्शन लोगों के सामने ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे चौहान जी हमारे मराठी है, इसका भी हमको बहुत बड़ा अभिमान है। उन्होंने दिल्ली में आकर मतलब इस चैनल को मतलब बहुत ही अच्छा डेवलप करने का काम किया है। और आप जैसे देव का मतलब हमारे मराठी में देव का मतलब गॉड होता है, तो आप भी मतलब यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि ये सुदर्शन टीवी के माध्यम से लोगों के सामने आपने मुझे लाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अभी इस इलेक्शन में खत्म हो जाएगी कांग्रेस की खादी। इस 2014 के चुनाव में खत्म हो जाएगी कांग्रेस की खादी और प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं हमेशा रहूँगा अम्बेडकरवादी। मैं हमेशा रहूँगा अम्बेडकरवादी और मैं सिर फाड़ करूँगा ये कांग्रेस की खादी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामदास अठावले जी, आरपीआई के नेता और अब एनडीए के पार्टनर हैं। इसके साथ ही, इस बातचीत के साथ ही इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।